ये एनाटमी पेपर 2 पार्ट 2 है MBBS कोर्स का। अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी ऑफ उत्तर प्रदेश का क्वेश्चन पेपर है ये। और ये क्वेश्चन पेपर है MBBS 2020 सप्ली बैच। जो लोग MBBS फर्स्ट ईयर एनाटमी का एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए एक बार प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर रिवाइज कर लेना बेहतर रहता है, बिकॉज समटाइम्स क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं सेम यूनिवर्सिटी के भी या डिफरेंट अदर यूनिवर्सिटीज़ के भी। तो इसलिए एक बार फास्ट रिवीजन ऑफ द पास्ट क्वेश्चन पेपर्स ज़रूरी रहता है। पैटर्न चाहे जो भी हो, क्वेश्चंस किस तरह के आते हैं और उनमें क्या लिखना चाहिए वो मैं बता देता हूँ। अब जैसे कि यहाँ एक लॉन्ग क्वेश्चन है पहले नंबर पे, डिस्क्राइब हार्ट अंडर फॉलोइंग हेडिंग्स, और उसमें 4 हेडिंग्स हैं जैसे एक्सटर्नल फीचर ऑफ द हार्ट, इंटरनल फीचर्स ऑफ द राइट एट्रियम, आर्टीरियल सप्लाई ऑफ द हार्ट, एम्ब्रोलॉजिकल बेसिस ऑफ फैलेट्स टेट्रोलॉजी। कुल मिला के 20 नंबर का क्वेश्चन है। बहुत लोग तो सिर्फ इतना ही पूछते हैं कि इसमें कितने पेजेस भरने चाहिए। तो भाई इन सब बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप 10 पेज भरो, 15 पेज भरो, 2 पेज भरो। व्हाट इज़ रिक्वायर्ड इज कि पूछा क्या गया है और उसको आपने कितना डिटेल में इलॉबरेट किया है। व्हेन इट कम्स टू टॉक अबाउट द लॉन्ग क्वेश्चंस, तो यू हैव टू इलॉबरेट द माइनर डिटेल्स एज वेल। अब जैसे कि यहाँ पे आया है एक्सटर्नल फीचर्स ऑफ द हार्ट, तो एक्सटर्नल फीचर्स ऑफ द हार्ट बहुत अच्छे से पढ़ाया जाता है, बुक में लिखा हुआ है, लॉट मैनी डायग्राम्स दिए हुए हैं, मेरे कुछ डिमॉन्स्ट्रेशन वीडियोस हैं वो भी आप देख सकते हो। ठीक है, तो एक्सटर्नल फीचर्स ऑफ द हार्ट में यहाँ पढ़ाने लगूंगा तो अच्छा खासा टाइम निकल जाएगा। तो आई बिलीव यू कैन रीड दिस फ्रॉम द बुक। ठीक है, सारे डायग्राम्स दिखला देना इनमें, एक तो एक्सटर्नल सरफेस दिखला देना और एक इंफीरियर एंड पोस्टीरियर सरफेस का डायग्राम दिखला देना, उस पे वो सारे सल्कस दिखला देना, एवी सल्कस जिसको कोरोनरी सल्कस कहते हैं राइट एंड लेफ्ट, वो दिखला देना। देन इंटर वेंट्रिकुलर सल्कसेस दिखला देना, कौन सा वेंट्रिकल किस सरफेस पे आता है, कितने बॉर्डर्स होते हैं, ग्रेट वेसल्स कौन कौन सी किस व्यू में दिखती हैं, ऑरिकल्स कहाँ कहाँ दिखते हैं, राइट बॉर्डर कौन सा चेम्बर बनाता है, इन्फीरियर बॉर्डर, लेफ्ट सरफेस, बेस ऑफ द हार्ट कैसे बन रहा है, दोनों एट्रिया मिला करके। तो इसलिए इसको अच्छे से पढ़ लेना। वैसे भी हार्ट तो हर कोई पढ़ के ही जाता है, पूरा चैप्टर इंपॉर्टेंट है। देन इंटरनल फीचर्स ऑफ द राइट एट्रियम, ये सदियों से चला आ रहा है क्वेश्चन, सदियों से। इमेजिन, ये मान के चला जाता है कि साहब अगर इंटीरियर में आएगा क्वेश्चन तो राइट एट्रियम का ही आना है। 90% प्रोबेबिलिटी यही रहती है कि हार्ट में अगर इंटीरियर पे क्वेश्चन आएगा तो साहब राइट एट्रियम पे आएगा। और इसको पढ़ाया भी जाता है, इसके डायग्राम्स भी हैं और इसका रीज़न भी बनता है, बिकॉज इसमें ना डेवलपमेंटली स्मूथ पार्ट, रफ पार्ट सब कुछ डिस्क्राइब करना होता है आपको। देयर आर लॉट मेनी ट्रिब्यूटरीज ट्रेनिंग हेयर, वो सब तुमको यहाँ लिखना है। देन आर्टीरियल सप्लाई ऑफ द हार्ट, अल्ट्रा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, इसका क्लिनिकल अप्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है। एम्ब्रोलॉजिकल बेसिस ऑफ फैलेट्स टेट्रोलॉजी, तो भाई देखो इसमें तो तुमको पता ही है, टेट्रा मीन्स 4, तो 4 डिफेक्ट्स होते हैं हार्ट में जिसको तुम मेंशन कर सकते हो कि एक तो हो गया वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, फिर होता है ओवरराइडिंग ऑफ द ऑर्टा, पल्मोनरी स्टेनोसिस एंड द राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी। तो कुल मिला के इससे होता है क्या है कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी में पुश आउट कम होता है बिकॉज ऑफ द मिक्सिंग ऑफ द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑब्वियसली ये कंजेनाइटल होता है, तो साइनोटिक बेबी हो जाएगा और उसको ब्लू बेबी सिंड्रोम भी कहते हैं। ठीक है, तो अब इसके कारण क्या होते हैं, बेसिकली मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द जेनेटिक कॉज, यानी अगर फैमिली हिस्ट्री में है तो इसके होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। फिर एक इन्फेक्टिव कॉज भी है और वो है टॉर्च ग्रुप ऑफ इन्फेक्शंस ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, मींस अर्ली प्रेगनेंसी। याद रखना ऑर्गेनोजेनेसिस का पीरियड जो होता है दैट इज इन द फर्स्ट ट्राइमेस्टर, स्पेशली द फर्स्ट 6 वीक्स। तो उस टाइम बहुत सी बातों का ध्यान रखना पड़ता है, स्पेशली वाइल टेकिंग मेडिसिन। ठीक, तो बहुत सी ड्रग्स होती हैं थैलिडोमाइड वगैरह जिससे कि लिम्स नहीं बनते हैं, इमीलिया हो सकता है। इसी तरह से इन्फेक्टिव कॉज भी हो सकता है, जैसे अभी बता रहे थे कि टॉर्च ग्रुप ऑफ इन्फेक्शन में एक वायरल इन्फेक्शन होता है जर्मन मीजल जिसको रूबेला कहते हैं, वो भी एक कॉज बनता है।
और कहते हैं कि मैटरनल अल्कोहलिज्म भी इसको प्रीडिस्पोज करता है। तो भाई इसको पढ़ के ज़रूर जाना एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 इज राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग। 5-5 नंबर के 4 क्वेश्चन मिला के 20 नंबर का ये है सेकंड नंबर क्वेश्चन। ग्रेट सैफनस वेन। तो भाई ग्रेट सैफनस वेन तो देखो लोअर लिम्ब में वेनस ड्रेनेज बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा चैप्टर है, ठीक है। सुपरफिशियल वेन्स, परफोरेटिंग वेन्स एंड डीप वेन्स एंड देयर वॉल्वुलर इनकम्पिटेंसी रिलेटेड प्रॉब्लम्स, डीवीटी एंड वेरिकोज वेन्स, ये सब चीज़ें तुमको बतानी पड़ेंगी। प्लस ग्रेट सैफनस की बात करेंगे तो इसका सैफनो-फीमोरल जंक्शन पे जो ड्रेनेज है वो भी डिस्क्राइब करना पड़ेगा। क्रिब्रिफॉर्म फाशिया से परफोरेट करके जा रहे हैं। ट्रिब्यूटरीज मेंशन करेंगी, इनके जो वॉल्स होते हैं, परफोरेटर्स होते हैं, वो बताने पड़ेंगे जिससे कि ये डीप वेन्स में ड्रेन करती हैं। सो यूल हैव टू डिस्क्राइब द कोर्स एंड एवरीथिंग रिगार्डिंग द ग्रेट सैफनस वेन। Next question is soleus muscle. The soleus muscle is the bulkiest muscle of the back of leg. It's confined to the leg, unlike gastrocnemius and plantaris, which are actually arising from femur, that is, they are arising from the thigh. But soleus arises from tibia and fibula only. सोलियस नाम पड़ा है बिकॉज इसका शेप जो है सोल जैसा है। इसको पेरिफेरल हार्ट भी कहते हैं। इसके अंदर वेनस सिनुसॉइड्स होते हैं जिसमें कि परफोरेटर वेन्स खुलती हैं एंड इसमें से जो डीप वेन्स बन के निकलती हैं दे आर वॉल्वुलर वेन्स। प्लस सोलियस का काम एज अ पेरिफेरल हार्ट ये है कि व्हेन यू वॉक तो डीप डाउन इनसाइड इज द बोन्स टिबिया एंड फिबुला और बाहर की तरफ देयर इज अ रिजिड डीप फाशिया ऑफ द लेग। तो सोलियस जब कॉन्ट्रैक्ट करती है सो इट प्रेसेस अपॉन द वेनस sinusoids ऑन इनसाइड and because of the unidirectional walls the venous blood is pushed up, ठीक है। और वॉकिंग में तो हेल्प करती ही है लेकिन रनिंग में अगर पूछा जाए तो जस्ट लाइक द गियर्स ऑफ द कार और अ बाइक, तो पहला गियर यही लगाती है। मीन्स द inertia of the body from the state of rest to the state of motion, it pushes your body against the gravity to help you run. सो गियर नंबर 1 ये लगाती है। तो इसमें स्लो एक्टिंग मसल फाइबर्स होते हैं और उसके बाद जो है गैस्ट्रोनीमियस वो टेकअप कर लेती है हायर अप गियर्स लगाने के लिए, यानी सेकंड थर्ड फोर्थ गियर, यानी टू इंक्रीज द स्पीड ऑफ रनिंग। तो ये भी लिख सकते हो इसमें। एक और पॉइंट ज़रूर लिख देना कि गैस्ट्रोनीमियस के दोनों हेड्स, लेटरल एंड मीडियल हेड along with soleus is called triceps suri. Okay, so together triceps suri is actually the muscle which helps you in running and also to elevate your body on your toes to lift your body against gravity. So this muscle also is a anti gravity muscle. बाकी as a part of anatomy origin insertion तुम्हें पता ही है, back of head of fibula से arise करती है and there's an oblique line on the अपर पोर्शन ऑफ बैक ऑफ टिबिया वहाँ से राइज करती है, सोलियल लाइन कहते हैं। और इंसर्शन इसका कंजॉइंट होता है अलॉन्ग विद गैस्ट्रोनीमियस, इंसर्ट्स ऑन टू द लेटरल ट्यूबरकल ऑन द पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ द कैल्केनियम बिकॉज मीडियल ट्यूबरकल में प्लांटेरिस इंसर्ट होता है। द टेंडन ऑफ प्लांटेरिस इंसर्ट्स मीडियल टू टेंडो कैल्केनियस। इससे रिलेवेंट एक वीडियो भी है जो हमारे शॉर्ट्स वाले प्लेलिस्ट में है, वो देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2C इज माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर ऑफ लंग्स। दो सीधी सी बात है, 5 नंबर की हिस्टोलॉजी तो आती ही आती है, तो वो यहाँ पे इन्होंने लंग से रिलेवेंट पूछा है। तो देखो भाई इसको दिखला देते हैं तुमको। एक बात ज़रूरी बता दें कि जब ये माइक्रो एनाटमी करके आता है, क्योंकि ये तो हिस्टोलॉजी ऑफ लंग्स करके भी पूछ सकते थे, तो माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर मीन्स यू हैव टू डिस्क्राइब द स्ट्रक्चरल फॉर्मेशन ऑफ द lungs in detail. Microscopic structure means how the trachea is being formed, how the bronchus, bronchioles, then the lung parenchyma, how the air reaches there and how air diffuses out. पूरे माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है ना वो डिस्क्राइब करना है। टाइप्स ऑफ सेल्स फाउंड इन द लंग एल्विलाई, नीमोसाइट्स टाइप 1 टाइप 2, ब्लड स्कारवेंजर सेल्स, डस्ट सेल्स। तो देखो भाई ये है हिस्टोलॉजी ऑफ लंग्स।
एज सच अंडर माइक्रोस्कोप क्या क्या चीज देखेंगे, बिकॉज मैक्सिमम पोर्शन इज द एल्वियोलर टिश्यू, द पेरेन्काइमा। तो वो तुम्हें पता है पूरे का पूरा सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम से बनता है फॉर द पर्पस ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैसेस। तो इस तरह से बनाना है तुम्हें। मैक्सिमम एरिया जो दिख रहा है दैट इज ऑल लंग पेरेन्काइमा मेड अप ऑफ सिंपल स्क्वामस सेल्स। अभी जो स्क्वामस सेल्स होते हैं, चूंकि ऐसे कि बताया था ये माइक्रो एनाटमी है, तो इसमें तुम्हें बताना होगा टाइप 1 सेल्स होते हैं, टाइप 2 सेल्स होते हैं। जो टाइप 1 होते हैं वो फ्लैटेंड निमोसाइट्स होते हैं डिफ्यूजन के पर्पज से, ठीक है, जो मैक्सिमम सरफेस एरिया ले लेते हैं। देन देर आर अदर टाइप 2 क्लारा सेल्स होते हैं जो कि सर्फेक्टेंट सिक्रीट करते हैं। देन सम सेल्स आर फेगोसिटिक इन नेचर, दोज आर कॉल्ड डस्ट सेल्स। उसके अलावा कुछ सेल्स होते हैं, कुछ मैक्रोफेजिक सेल्स होते हैं जो आरबीसीज को खा लेते हैं, जिसको हार्ट फेलियर सेल्स भी कहते हैं। लाइक इन केस ऑफ पल्मोनरी कंजेशन ड्यू टू हार्ट फेलियर, तो इतना एक्सेसिव ब्लड हो जाता है लंग्स में कि वो आरबीसीज को खाना शुरू करते हैं। सो यू विल फाइंड आरबीसीज विद इन दोज मैक्रोफेजेस, जिसको हार्ट फेलियर सेल्स भी कहते हैं। फिर इसको तुमको डिस्क्राइब भी करना होगा, लाइक यू नो कि ट्रकिया तो चलो नहीं भी डिस्क्राइब करना, पूछा नहीं गया है, बट एक्चुअली ये बता सकते हो कि लाइनिंग एपिथेलियम क्या क्या होती है। राइट फ्रॉम द कंडक्टिव एयरवे पैसेज, यानी नॉस्ट्रल से लेकर के अगर बात करें तो नोज़ में जो एट्रिया है, वेस्टिब्यूल ऑफ द नोज़, वहाँ पे तो स्किन की लाइनिंग होती है, हेयरी स्किन होती है, बट दैट इज़ नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम। बट एक बार हम नेज़ल चेम्बर्स में पहुंचते हैं, नेज़ोफैरिंग्स में पहुंचते हैं, लैरिंग्स में आते हैं, ट्रकिया में आते हैं और प्रिंसिपल ब्रोंकस आते हैं। इस पूरे रास्ते की जो लाइनिंग एपिथेलियम है वो है सूडो स्ट्रेटिफाइड सीलिएटेड कोलुमनार एपिथेलियम, ठीक। अब जैसे सेकेंडरी ब्रोंकस टर्शियरी ब्रोंकस के आगे बढ़ते हैं, ब्रोंकियोल्स के लेवल पे पहुंचते हैं, तो फिर इसमें लाइनिंग एपिथेलियम थोड़ी सी थिन आउट होने लगती है। सो इट बिकम्स सिंपल कॉलमनार सीलिएटेड एपिथेलियम। बट याद रखना ब्रोंकस और ब्रोंकियोल्स में जो डिफरेंस होता है वो मेन कार्टिलेज का डिफरेंस होता है। यू फाइंड कार्टिलेज अंटिल देर इज ब्रोंकस। ब्रोंकस से जब ब्रोंकियोल बनता है तो ब्रोंकियोल मीन्स इट्स डिवॉइड ऑफ कार्टिलेज। और कार्टिलेज कौन सी होती है? हाइलिन कार्टिलेज होती है, जो कि हॉर्सशू शेपेड रिंग्स बना रही होती ट्रकिया में। बट प्राइमरी से सेकेंडरी से टर्शियरी ब्रोंकस, जिसको हम सेगमेंटल ब्रोंकस कहते हैं, जो कि ब्रोंको पल्मोनरी सेगमेंट्स को एरेट करता है, वहाँ तक ये कार्टिलेज इरेगुलर टुकड़े टुकड़े में छोटी छोटी सी कार्टिलेजेस हो जाती हैं। बट कार्टिलेज है तो उसको ब्रोंकस कहेंगे। और सेगमेंटल ब्रोंकस के बाद हम टर्मिनोलॉजी ब्रोंकियोल्स की स्टार्ट करते हैं, और ये एक ट्री पैटर्न में होता है, लाइक यू नो ब्रांचेस एंड फर्दर ब्रांचेस एंड फर्दर रैमिफिकेशन ब्रांचेस। तो इस तरह से क्या होता है, ये टर्शियरी तक तो हम काउंट करते हैं, बिकॉज टर्शियरी से एयर जो है वो ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट में चली जाती है, एंड ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट इज अ इंडिपेंडेंट यूनिट ऑफ अ लंग। उसके अंदर ये फर्दर रेमिफाई करते हैं सक्सेसिव जनरेशंस टू फ्रॉम ब्रोंकियोल्स, और ब्रोंकियोल्स में ये लाइनिंग एपिथेलियम और थिन हो जाती है व्हेन इट रीचेस टुवर्ड्स द टर्मिनल ब्रोंकियोल। रिमेंबर टर्मिनल ब्रोंकियोल का डायमीटर 1 मिलीमीटर होता है, जबकि ट्रकिया का डायमीटर अराउंड 13 मिलीमीटर होता है। तो एयर 13 सेंटीमीटर के डायमीटर से 1 सेंटीमीटर के डायमीटर से जब निकलेगी, सो इट विल बी अंडर प्रेशर, राइट। तो लास्ट ब्रोंकियोल इज द टर्मिनल ब्रोंकियोल। यहाँ पे लाइनिंग एपिथेलियम लगभग क्यूबिकल हो जाती है, और फिर इससे एक कनेक्टिंग लिंक होता है दैट इज कॉल्ड रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल, जो कि लंग पैरेन्काइमा से जोड़ता है। अब रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल को कनेक्टिंग लिंक क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें दोनों तरह की एपिथेलियम होती है, सिंपल क्यूबिकल एपिथेलियम भी होती है और पैरेन्काइमा वाली सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम भी होती है। और रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल खुलता है जाके एल्वियोलर डक्ट्स के थ्रू एक चेम्बर में दैट्स कॉल्ड एट्रिया, और उस एट्रिया से आउटपाउचिंग्स होती हैं जिसको कहते हैं एल्वियोलर साइनसेस, और ईच एल्वियोलर साइनस की वॉल्स में बने होते हैं एल्वियोलाई, एंड ईच एल्वियोलाई इज लाइंड बाय निमोसाइट्स, द फ्लैटेंड स्क्वामस सेल्स, टाइप 1 टाइप 2 प्लस बताया था हार्ट फेलियर सेल्स, डस्ट सेल्स एंड एवरीथिंग। ये पूरी चीज़ बनानी है, डिस्क्राइब करनी है, और ये भी बात बताना है कि इसमें कनेक्टिव टिश्यू सेप्टा भी होते हैं इन बिटवीन
बिकॉज वो बीपीएस बनाते हैं। साथ साथ क्या होता है कि द रेस्ट ऑफ द स्पेसेस इन बिटवीन द एल्विलाई एंड द कंडक्टिव एयरवे पैसेज में कनेक्टिव टिश्यू भरपूर होता है। तो इस कंडक्टिव टिश्यू में क्या पाया जाएगा? ब्लड वेसल्स। ठीक है, तो ब्लड वेसल्स भी इसमें चार तरह की होती हैं। ब्रांचेस ऑफ द पल्मोनरी आर्टरी एंड ब्रोंकियल आर्टरी एंड ट्रिब्यूटरीज ऑफ द पल्मोनरी वेन एंड ब्रोंकियल वेन्स एज वेल एज लिम्फेटिक्स। बट एक बात ज़रूर मेंशन कर देना कि पल्मोनरी वेन की ट्रिब्यूटरीज जो हैं वो इंटर सेगमेंटल प्लेन्स में चल रही होती हैं। एंड विद इन द ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट्स यू फाइंड इज पल्मोनरी आर्टरी, ब्रोंकियल वेसल्स एंड द टर्शियरी ब्रोंकस। इतना सब डिस्क्राइब कर दो वो काफ़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 2D पॉप्लीटियल फोसा। बहुत सरल क्वेश्चन पेपर बना है ये, और आई थिंक सप्लीमेंट्री का क्वेश्चन पेपर वैसे भी थोड़ा इजी ही बनाया जाता है। तो पॉप्लीटियल फोसा बताने की ज़रूरत ही नहीं है, सबको पता है, बहुत अच्छे से लिख के आते हो। डायमंड शेपेड, शैलोनेस एट द बैक ऑफ द नी, सुप्रोमीडियल बाउंड्रीज बाय अडक्टर मैग्नस, semitendinosus, semimembranosus, supralateral boundary by biceps femoris, infralateral boundary by the lateral head of gastrocnemius and plantaris, inframedial boundary by the medial head of gastrocnemius। एक्चुअली कंटेंट में तुमको एक ऑर्डर में बताना चाहिए, ठीक है, फ्रॉम डीप टू सुपरफिशियल और फ्रॉम सुपरफिशियल टू डीप। अगर हम पीछे से एक्सपोज करेंगे तो सबसे पहले टिबियल नर्व मिलेगी, और उसके नीचे मिलेगी पॉप्लीटियल वेन, और उसके भी नीचे मिलेगी पॉप्लीटियल आर्टरी। रिमेंबर, पॉप्लीटियल आर्टरी इज द डीपेस्ट कंटेंट ऑफ द पॉप्लीटियल फोसा। और ये जो सुप्रोलेटरल बाउंड्री है इसी के अलोंग चलेगी कॉमन पेरोनियल नर्व। फिर इसके साथ एसोसिएटेड बर्सा बताने हैं तुम्हें। दोनों लेटरल मीडियल हेड ऑफ गैस्ट्रोनीमियस के नीचे बर्सा होता है, जो मीडियल हेड ऑफ गैस्ट्रोनीमियस के नीचे बर्सा होता है दैट्स कॉल्ड ब्रॉडीज बर्सा। उसमें इन्फेक्शन कॉमन है तो उसको ब्रॉडीज एप्सिस भी कहते हैं। फिर इसी तरह से क्या होता है कि साइनोवियल मेम्ब्रेन ऑफ द नी ज्वाइंट, चूंकि देयर इज एन आर्कुएट पॉप्लीटियल लिगामेंट, दैट्स अ गैप इन द कैप्सूल, वहाँ से साइनोवियल मेम्ब्रेन पाउच कराती है बाहर, जिसको कहते हैं बेकर सिस्ट। तो इसलिए क्लिनिकल और अप्लाइड पॉइंट सब लिख देना, बेकर सिस्ट, ब्रॉडीज एप्सिस, एन्यूरिज्म ऑफ पॉप्लीटियल आर्टरी। Then this site is used to measure blood pressure from popliteal artery, especially in case of four-legged animals। जो वेटिनरी डॉक्टर्स होते हैं वो एनिमल्स में पॉप्लीटियल फोसा से ब्लड प्रेशर लेते हैं, ठीक है, पॉप्लीटियल आर्टरी से बीपी नापते हैं। और भी जो जो चीज़ें तुम्हें याद आए पढ़ के गए होगे तो लिख देना, ठीक। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन यहाँ पर है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट थोरैसिक डक्ट इज इनकरेक्ट। गलत क्या है? इट कॉमेंसेस एट द अपर एंड ऑफ सिस्टर्ना काइली, ये तो सही बात है। एट द लेवल ऑफ T5 इट इंक्लाइंस टू द लेफ्ट एंड पासिस बिहाइंड द इसोफेगस, ये भी सही बात है। थोरैसिक डक्ट पढ़ के गए होगे ना, क्योंकि थोरैक्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो इसके बारे में तुम्हें पता ही होगा कोर्स क्या होता है। सी चॉइस इज इट हैज नो वॉल्स। ना, ये सही बात नहीं है, बिकॉज थोरैसिक डक्ट में वॉल्व होते हैं और वो मैं अभी बताऊंगा। डी चॉइस है, इट ओपन्स एट द पॉइंट ऑफ कॉन्फ्लुएंस ऑफ द लेफ्ट इंटरनल जुगुलर एंड सबक्लेवियन, बिल्कुल सही बात, दैट इज द पॉइंट ऑफ ड्रेनेज ऑफ थोरैसिक डक्ट। तो भाई इसमें बस इतनी सी बात याद रखना, क्योंकि हम पूरा थोरैसिक डक्ट रिवाइज कराएंगे नहीं, बस इतनी बात याद रखना कि थोरैसिक डक्ट में न्यूमरस वॉल्स होते हैं, लेकिन उन वॉल से सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण वॉल्व है वो है इसका लिम्फोवेनस जंक्शन पे, मींस जहाँ पे थोरैसिक डक्ट खुलती है। कहाँ पे खुलती है? जैसे कि चॉइस नंबर डी में लिखा हुआ है, एट द कॉन्फ्लुएंस ऑफ लेफ्ट इंटरनल जुगुलर एंड लेफ्ट सबक्लेवियन। बट अगर आप एनाटॉमिकल वेरिएशन थाउजेंड्स ऑफ पीपल में देखोगे तो बहुत सारे वेरिएशंस मिलेंगे। कभी कभार ये कॉन्फ्लुएंस पे ना होके थोड़ा सा इंटरनल जुगुलर पे खुल जाती है, कभी कभार लेफ्ट सबक्लेवियन में खुल जाती है, तो वेरिएशंस तो होते ही हैं। बट चूंकि ये लिम्फ ड्रेन कर रहा है तो इसका इंट्रावेस्कुलर प्रेशर कम होता है थोरैसिक डक्ट में कंपेयर टू द
इंट्रावैस्कुलर प्रेशर इन केस ऑफ इंटरनल जुगुलर और सबक्लेवियन। तो वेन्स में प्रेशर ज़्यादा है और जब ये खुलेगा, क्योंकि वैसे भी एंटी ग्रेविटी चढ़ के जा रहा है ऊपर नीचे से, तो एंटी ग्रेविटी होने की वजह से थ्रू आउट इट्स कोर्स तो न्यूमरस वॉल्व होते ही, बट एट इट्स जंक्शन वॉल्व होना बहुत ज़रूरी है। और अगर वॉल्व नहीं होगा तो उल्टा वेनस ब्लड थोरैसिक डक्ट में आ जाएगा भाई। ये वॉल्वुलर इनकम्पिटेंस होगा तो भी वेनस ब्लड उल्टा थोरैसिक डक्ट में आ जाएगा। तो इसलिए at the point of its drainage into the internal jugular or left subclavian there is a bicuspid valve। जनरली bicuspid होता है, बट कभी कभार टू लीफलेट्स कह सकते हो या पेयर्ड वॉल्व भी कहते हैं लोग। ये देखो थोरैसिक डक्ट है, ये सिस्टर्ना काइली जो कि L1 L2 वर्टिब्रा के सामने होती है, और इसके अपर एंड से थोरैसिक डक्ट स्टार्ट होता है T12 वर्टिब्रल लेवल पे, जो ऑर्टिक ओपनिंग होती है उससे असेंड करता है। इसी ओपनिंग से इजाइगस वेन भी असेंड करती है। फिर क्या होता है T5 पे जब ये पहुंचता है तो ये थोड़ा सा लेफ्ट टिल्ट होता है बिहाइंड टू द ईसोफेगस। ठीक है, तो पोस्टीरियर मोस्ट कंटेंट हो गया ये पोस्टीरियर मेडिस्टेनम में, और फिर ये टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड ऑफ द ईसोफेगस पहुंच जाता है इन केस ऑफ सुपीरियर मीडियास्टेनम। यानी पोस्टीरियर मेडिस्टेनम में जब तक ये था तो टुवर्ड्स द राइट साइड ऑफ द स्पाइन कह सकते हो या ईसोफेगस कह सकते हो। बट इन केस ऑफ सुपीरियर मेडिस्टेनम, बिकॉज यू नो सुपीरियर एंड इंफीरियर मेडिस्टेनम का जंक्शन क्या होता है, ये होता है ये, दिस इज T4 एंड T5 जंक्शन। क्रॉस तो ये T5 पे करता है, बट when it reaches into the superior mediastinum then it comes to lie on the left side of the spine और left side of the esophagus कह सकते हो। फिर ये इनलेट ऑफ थोरैक्स भी क्रॉस कर जाता है, क्योंकि C7 दिख रहा है इसमें देखो, तो यानी C7 यानी नेक तक आता है, और नेक में जो ट्रांसवर्स प्रोसेस ऑफ C7 है वहां के लेवल पे जा करके ये आर्च करता है, लूप करके इट बेंड्स डाउन। और चूंकि पता है तुमको कि स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट के पीछे इंटरनल जुगुलर और सबक्लेवियन का कॉन्फ्लुएंस होता है एंड दे फॉर्म द ब्रेकियोसेफेलिक वेन्स। तो एट द कॉन्फ्लुएंस ऑफ लेफ्ट इंटरनल जुगुलर एंड लेफ्ट सबक्लेवियन यू कैन सी देयर इज थोरैसिक डक्ट ड्रेनिंग। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दें कि ये जो C7 के लेवल पे थोरैसिक डक्ट है, इट बिकम्स अ कंटेंट ऑफ द लेफ्ट कैरोटिड शीथ। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि इंटरनल जुगुलर यू नो इज अ कंटेंट ऑफ कैरोटिड शीथ, सो टू ड्रेन इनटू दैट thoracic duct also reaches within the lower end of the left carotid sheath। अब इस पॉइंट पे जहां पे इसका जंक्शन है, यहां पे होता है बाइकस्पिड सेमिलूनर वॉल्व। जैसे कि बताया था इसमें बहुत सारे वेरिएशंस पाए जाते हैं। कुछ स्कॉलर्स का कहना है कि सेमिलूनर वॉल्व होता है, कुछ का कहना है ऑस्टियल वॉल्व होता है। देखो भाई ये जो है ना, ये दिस इज एक्चुअली अ वेन, और इसमें ये थोरैसिक डक्ट खुल रहे हैं। दो ऑप्शंस दिख रहे हैं। अब या तो वो थोरैसिक डक्ट के टर्मिनल पोर्शन पे सेमिलूनर वॉल्व हो सकता है, और या तो ऑस्टियल वॉल्व हो सकता है। दोनों तरह के वॉल्व देखे गए हैं। सेमिलूनर वॉल्व कॉमन है। देखो इस तरह से ब्लू कलर इन्होंने इंडिकेट किया है वॉल्व ऑफ अ वेन, यानी इंटरनल जुगुलर या लेफ्ट सबक्लेवियन, और ग्रीन कलर से क्या इंडिकेट किया है, वॉल ऑफ थोरैसिक डक्ट। ब्लैक कलर से क्या डिनोट किया है, द वॉल्व इटसेल्फ। अब या तो सीधे सीधे ये वेन की वॉल में खुल रहा है, जिसमें कि एक बड़ा वॉल्व एक छोटा वॉल्व दिख रहा है, मे नॉट बी एट द सेम लेवल। दूसरा ये है कि जंक्शन पे भी खुलते हुए दिखलाया है। कभी कभार ये इंटरनल जुगुलर और सबक्लेवियन के जंक्शन पे भी खुल सकता है, लेकिन जनरली बाइकस्पिड वॉल्व बताया जाता है। एक थ्योरी ये भी है, देख लो इसमें जो ए है, ए मीन्स द ब्लू कलर जो है वो है वेनस ब्लड, बी क्या है, दैट इज द वॉल ऑफ द वेन, एंड सी क्या है, थोरैसिक डक्ट ग्रीन कलर में। तो थोरैसिक डक्ट के टर्मिनल एंड पे तुम्हें बाइकस्पिड वॉल्व तो दिख ही रहा है, लेकिन जहां ये अंदर खुल रहा है वहां पे एक और वॉल्व है, यू नो वो ये वाला वॉल जो बात कर रहे हैं, ये रेड से ये वॉल जो है ये वेन की वॉल में है। तो कुछ का कहना है कि पेयर्ड वॉल्व होता है। ठीक, वन वॉल्व इज विद इन द ल्यूमेन ऑफ द थोरैसिक डक्ट, द अनदर वॉल्व इज अराइजिंग फ्रॉम द वॉल ऑफ द वेन circumferentially और in periphery to the opening of the thoracic duct। अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज दिखलाई गई है, ये है थोरैसिक डक्ट।
और ये वेन है जहाँ पे ये खुल रहा है थोरैसिक डक्ट, जिसमें दिखलाया गया है ये बाइकस्पिड वॉल्व है। पहली इमेज में दिखाया है कि वॉल्व इज क्लोज्ड, ठीक, वॉल्व इज क्लोज्ड। नेक्स्ट इमेज में वॉल्व इज ओपन। अब जब वॉल्व बंद होगा सो देयर विल बी नो लिम्फ फ्लो। जब लिम्फ फ्लो अंदर नहीं आएगा उस टाइम क्या होगा, वेन डिस्टेंडेड हो जाएगी, यानी वेनस प्रेशर बढ़ेगा, जिसकी वजह से वॉल्व क्लोज हो जाएगा। और जब वेन रिलैक्स होगी, कब रिलैक्स होगी, व्हेन देयर इज नो लिम्फ फ्लो। एक्चुअली व्हेन वेन इज रिलैक्स तो इंट्रावेनस प्रेशर कम होगा। वेनस प्रेशर अंदर कम होते ही लिम्फ का प्रेशर ज्यादा होगा और वो वॉल्व को खोल देगा। सो व्हेन द वेन इज रिलैक्स्ड द लिम्फ फ्लोज इनसाइड एंड द वॉल्व गेट्स ओपन। ठीक है, तो बस इतनी बात याद रखना कि वेनस प्रेशर बढ़ता है तो वॉल्व बंद हो जाता है, वेनस प्रेशर कम होता है तो वॉल्व खुल जाता है। ये क्वेश्चन अच्छा था और थोड़ा सा हट के था, इसलिए मैंने इसको डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया। बिकॉज नॉर्मली आपको जो एमबीबीएस में थोरैसिक डक्ट पढ़ाते हैं उसमें ये वॉल्वुलर इनकॉम्पिटेंस या वॉल्व के बारे में बातें इतनी डिटेल में नहीं बताई जाती। एनीवेज क्वेश्चन आया है एंड मैंने तुम्हें एक्सप्लेन कर दिया है। आगे से याद रखना कि थोरैसिक डक्ट डज हैज वॉल्व्स। ऑफ कोर्स वॉल्व होना ही पड़ेगा, एंटी ग्रेविटी लिम्फ फ्लो करता है, एक कारण ये है। दूसरा रीज़न ये है कि भाई जब वेन में खुलेगा तो फिर वेनस रिटर्न इनटू द थोरैसिक डक्ट ना हो जाए, to prevent the retrograde flow of venous blood into the thoracic duct. Question number 3b. Indentations in the esophagus are caused by all except aortic arch, left bronchus, left atrium, left ventricle. तो पहले तो तुम्हें ये बता दें कि ये natural constrictions in the esophagus due to indentations important question है, और इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये राइल्स ट्यूब जो डालते हैं, गैस्ट्रिक ट्यूब, इन केस ऑफ फीडिंग अ कोमाटोज पर्सन और फॉर गैस्ट्रिक लवाज, तो वो कैलिब्रेटेड होता है। उससे पता चलता है कि हमारा ट्यूब कहाँ जा रहा है, कितने एंड पे पहुंचा है, कौन कौन से कंस्ट्रिक्शंस क्रॉस कर दिए, स्टमक में पहुंच गया कि नहीं। तो ये जो नेचुरल इंडेंटेशंस होते हैं इसोफेगस में, तो पहला जो होता है वो क्रिकोफेरिंजियस मसल की वजह से होता है। फिर उसके बाद जब नीचे उतरते हैं तो आर्च ऑफ ऑटा, जिसे ऑर्टिक नकल कहते हैं, वो भी दबाता है इसको। फिर थोड़ा और नीचे उतरते हैं तो लेफ्ट प्रिंसिपल ब्रोंकस की वजह से दबाव पड़ता है इस पे। और फाइनली जब ये नीचे उतरता है तो एट द लेवल ऑफ इसोफेजियल हाइटस, यानी जहाँ पे इसोफेगस स्टमक में खुलता है, कार्डियक एंड ऑफ द स्टमक में, वहाँ पे भी थोड़ा नैरोइंग होता है। एनाटमिकल स्फिंक्स्टर तो नहीं कहते हैं उसको कार्डियोएसोफेजियल, बट फिजियोलॉजिकल स्फिंक्स्टर होता है। तो ये 4 लेवल ऑफ नेचुरल कंस्ट्रिक्शंस होते हैं। ठीक, अब इसमें कंस्ट्रिक्शंस ना कह के इंडेंटेशंस बोला है। इंडेंटेशंस मीन्स उस पर जो दबाव पड़ रहा है। तो ऑर्टिक आर्च का तो होता ही है दबाव, बता दिया। लेफ्ट ब्रोंकस का भी होता है। अब चूंकि क्या है कि इसोफेगस इज रनिंग पोस्टीरियर टू द हार्ट एंड यू नो द बेस ऑफ द हार्ट इज फॉर्म्ड बाय लेफ्ट atrium and the right atrium, 2/3 by the left atrium and 1/3 by the right atrium. So esophagus runs behind the left atrium. ये बात भी अच्छे से याद रख लेना, इससे एक clinical point और associated है। You know what is oblique sinus pericardium? That also lies behind the left atrium. So in cases when there is collection of पेरिकार्डियल फ्लूइड इन दिस ऑब्लिक साइनस, उसका सिम्टम डिस्फेजिया भी होता है, बिकॉज इट प्रेसेस अपॉन द इसोफेगस लाइंग जस्ट बिहाइंड द लेफ्ट एट्रियम। या माइट्रल स्टेनोसिस की वजह से अगर लेफ्ट एट्रियम की ओवरफिलिंग हो रही है तो उसकी वजह से भी इसोफेगस दबेगा और डिस्फेजिया होगा। ठीक है, तो इतनी बातें याद रख ली। तो अल्टीमेटली आंसर क्या बना इसमें, लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट वेंट्रिकल से कोई लेना देना नहीं है इसोफेगस का, नॉट इन डायरेक्ट रिलेशन विद दिस लेफ्ट वेंट्रिकल। देन क्वेश्चन नंबर 3C, ट्रू स्टेटमेंट अबाउट ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट इज। ट्रू मींस सही स्टेटमेंट क्या है भैया इन 4 ऑप्शंस में से। पहला स्टेटमेंट है एरेटेड बाय सेगमेंटल ब्रोंकस, बिल्कुल सही बात है। सेगमेंटल ब्रोंकस कहो या टर्शियरी ब्रोंकस एक ही बात।
पिरामिडल इन शेप विद इट्स बेस डायरेक्टेड टुवर्ड्स द पेरिफेरी, एकदम सही बात है, और इसका एपेक्स जो होता है वो हाइलम ऑफ द लंग्स की तरफ होता है। सी चॉइस है एन इंडिपेंडेंट रेस्पिरेटरी यूनिट, ये बात भी बिल्कुल सही है क्योंकि इनके पास अपना एरेशन के लिए टर्शियरी ब्रोंकस होता है, साथ साथ इनकी अपनी पल्मोनरी आर्टरी की ब्रांच होती है, ब्रोंकियल वेसल्स होती हैं एंड पल्मोनरी वेन्स इनके बाहर चलती हैं। तो इट इज एन इंडिपेंडेंट रेस्पिरेटरी यूनिट इज द करेक्ट स्टेटमेंट। देन डी चॉइस इज दैट इट इज सप्लाइड बाय इट्स ओन सेपरेट ब्रांच ऑफ पल्मोनरी आर्टरी एंड वेन, अभी बताया था इसकी खुद की पल्मोनरी आर्टरी एंड वेन होती है, ये भी स्टेटमेंट सही है। तो भैया इसमें तो चारों ऑप्शन एकदम सही हैं। अब बताओ क्या किया जाए। इस बैच के इस बैच की आंसर स्क्रिप्ट मैंने तो चेक की नहीं थी, जो मुझे आंसर की मिला होता कि यूनिवर्सिटी ने इसका क्या आंसर डिसाइड किया था या जिसने क्वेश्चन पेपर सेट किया था उसने क्या आंसर दिया था इसका, अगर दिया भी होगा तो भी गलत होगा। तो मेरी तरफ से इस क्वेश्चन नंबर 3C को रॉन्गली फ्रेम्ड क्वेश्चन का खिताब मिल जाता है, जिसकी वजह से इसमें मैं कोई भी आंसर टिक नहीं कर सकता। एंड आई थिंक जब ये कॉपीज चेक हुई होंगी, द यूनिवर्सिटी शुड हैव अवॉर्डेड +1 मार्क्स ऑल द पीपल हु हैव अटेम्प्टेड दिस क्वेश्चन पेपर टू डू जस्टिस विद द स्टूडेंट्स। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3D की। क्लॉडिकेशन ड्यू टू popliteal femoral incompetence is primarily seen in thigh, calf, buttocks और feet। तो पहले तो ये जान लो क्लॉडिकेशन क्या होता है। चलने में इंसान को थोड़ी देर के बाद थकावट होने लगती है, पाँव में दर्द होने लगता है, पाँव पकड़ के बैठ जाता है। अब पाँव कह रहे हैं, इसका ये मतलब नहीं है, लेग बेसिकली थाइज में भी, बटक्स में भी और फुट में भी दर्द होता है। इसका मेन कारण है पेरिफेरल आर्टरी डिजीज़, यानी जो पेरिफेरल आर्टरीज होती हैं जैसे कि कॉमन आइलिएक, फीमोरल, पॉप्लिटियल, रेडियल, अल्नर, इन आर्टरीज में एक चीज़ होती है एथीरोस्क्लेरोसिस, यानी कि जिस तरह से कोरोनरी आर्टरीज में तुम पढ़ते हो कि इसमें ब्लॉकेज आ जाता है, ऐसे ही पेरिफेरल वेसल्स में भी धीरे धीरे प्लाक फॉर्मेशन होता है, जिसकी वजह से ब्लड आउटफ्लो कम हो जाता है उन आर्टरी से, और ब्लड कम हो जाने की वजह से ऑक्सीजन इनसफिशिएंसी हो जाती है मसल्स के लिए, तो मसल में वीकनेस हो जाती है, ईजिली फटीगेबल हो जाती हैं, इसीलिए इसको इंटरमिटेंट क्लॉडिकेशन के नाम से ज़्यादा बोला जाता है। बिकॉज क्या होता है कि ये सेल्फ लिमिटिंग है, एक बार इंसान चलने लगा, दर्द होने लगा, इंसान बैठ जाएगा, थोड़ा रेस्ट कर लेगा, पेन खत्म हो जाएगा। तो इसीलिए इसको इंटरमिटेंट कहते हैं, क्योंकि थोड़ी थोड़ी देर बाद अगर वो फिर चलेगा तो फिर थोड़ी देर बाद दर्द शुरू हो जाएगा, और ये ग्रेजुअली वॉकिंग टाइम और वॉकिंग डिस्टेंस कम होता जाएगा जैसे जैसे डिजीज प्रोग्रेस करती रहेगी। तो ये तो हो गया वैस्कुलर रीजन। कभी कभार जो लेस कॉमन है दैट इज न्यूरोजेनिक रीजन, मे बी बिकॉज उसके ऊपर वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन का स्पाज्म आ गया है, तो उसकी वजह से भी हो सकता है, बट दैट इज लेस कॉमन। मोर कॉमन इज पेरिफेरल आर्टरी डिजीज। तो याद रखना कि क्लॉडिकेशन जो है, जैसे कि क्वेश्चन में पूछा गया है, इस प्राइमरली सीन मीन्स सबसे ज़्यादा जो देखा जाता है वो काफ में पाया जाता है। बैक ऑफ लेग इज कॉल्ड द काफ। आंसर शुड बी बी। बट थाइज में भी हो सकता है, बटक्स में भी होता है, हिप में भी होता है और फीट में भी हो सकता है। ठीक, इसी से मिलती जुलती एक और कंडीशन होती है दैट इज कॉल्ड शिन स्प्लिंट। तो ये शिन स्प्लिंट्स वर्ड यूज करते हैं, फ्रंट ऑफ लेग से रिलेवेंट है ये। एक बार मैंने अपने टर्मिनल में, ये 2023 बैच का जो फर्स्ट टर्मिनल एग्जाम हुआ था, उसमें मैंने एक क्लिनिकल क्वेश्चन दिया था, वो इसी पे था, शिन स्प्लिंट्स पे। इसमें क्या होता है, जो ये एथलीट्स होते हैं, स्प्रिंटर्स कहते हैं, दोज हु रन फॉर रेसेस फॉर अ लॉन्ग डिस्टेंस, तो जो लोग दौड़ते हैं उनमें ये पेन होता है, स्पेशली इन द लोअर पोर्शन द फ्रंट ऑफ लेग। और इसका भी एक मेन कारण यह है कि द मसल इज नॉट यूज टू रनिंग फॉर फास्ट एंड लॉन्ग डिस्टेंसेस बाय सम पीपल। जो रेगुलर रनर्स हैं उनमें तो इतनी जल्दी नहीं होगा, बट वन हु इज नॉट बीन रनिंग फॉर सो लॉन्ग डिस्टेंस विथ सो स्पीड, उसमें ये दर्द जल्दी हो जाता है।
जैसे फ्रेशर्स में होता है, इसीलिए इसको फ्रेशर सिंड्रोम कहते हैं। और इसमें मेन कॉज होता है मसल फटीग का, बिकॉज ऑफ लेस ऑफ ऑक्सीजन बीइंग सप्लाइड देन द डिमांड, यानी डिमांड सप्लाई में डिमांड ज़्यादा हो जाती है और सप्लाई होती है कम ऑक्सीजन की। You know, it is the anterior tibial artery which is the artery of front of leg, and anterior tibial artery is a minor terminal branch of popliteal artery, because popliteal artery खुद तो चली जाती है in the form of posterior tibial artery, that is the major terminal branch of popliteal artery in the back of leg। तो फ्रंट ऑफ लेग में वैसे भी ब्लड कम पहुंचता है, और अगर तेज दौड़ रहा है बंदा तो उतनी ऑक्सीजन तेजी से नहीं पहुंचती, जिसकी वजह से ये टिबियालिस एंटीरियर मसल में खासतौर से ये फटीक होता है, जिसको कहते हैं शिन स्प्लिंट्स। ऑल्दो पेरिओस्टाइटिस भी इसका एक रीजन हो सकता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 3E, inversion and eversion movements of foot occur at which joint? Ankle, tarsometatarsal, subtalar and mid-tarsal, inferior tibiofibular। तो देखो भाई, एंकल जॉइंट जो होता है दैट इज कॉल्ड टिबियोटैलर जॉइंट, और ये हिंज वैरायटी ऑफ जॉइंट है जिसमें मेनली डॉर्सी फ्लेक्शन एंड प्लांटर फ्लेक्शन होता है। टार्सो मेटाटार्सल प्लेन सेनोवियल जॉइंट्स होते हैं जिसमें सिर्फ स्लाइडिंग ग्लाइडिंग मूवमेंट्स होते हैं, विच इज लेस एप्रिसिएबल। देन सब टैलर में आता है टेलो कैल्केनियो नेविकुलर जॉइंट, और साथ साथ जो डिस्टल टार्सल रो है दैट इंक्लूड्स मीडियल इंटरमीडिएट लेटरल क्यूनिफॉर्म एंड क्यूबॉइड, इनके बीच के जो जॉइंट्स हैं दोज आर कॉल्ड मिड टार्सल जॉइंट्स। ठीक, तो इसमें एक और जॉइंट होता है कैल्केनियो क्यूबॉइड जो कि सैडल वैरायटी ऑफ जॉइंट है। अच्छा, ये टैलो कैल्केनियो नेविकुलर जॉइंट जो सब टैलर जॉइंट है, ये किस तरह के जॉइंट है पता है? दिस इज अ फॉल्स वैरायटी ऑफ बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, जबकि टैलोकैल्केनियल जॉइंट सिर्फ टैलोकैल्केनियल जो कि 3 आर्टिकुलर फेसेट्स पे बना होता है, और वो है प्लेन सेनोवियल जॉइंट। तो एनीवेज बस इतनी सी बात है कि हम समझाने चले थे तो सारे एग्जांपल्स बता दिए हैं फ्यूचर के लिए, लेकिन सब टैलर इज अ जॉइंट जहाँ पे ये इन्वर्जन इवर्जन मूवमेंट्स होते हैं, जिसको कुछ लोग अडक्शन एंड अबडक्शन भी इंक्लूड करते हैं इसी में ही। Inferior tibiofibular joint is an example of syndesmosis, याद रखना, which is a fibrous joint। Question number 3F, which of the following is a content of femoral canal? Femoral artery, femoral vein, femoral branch of genitofemoral nerve, lymph node। तो भैया femoral sheath जो होती है, ये इसकी एंटीरियर वॉल जो बनती है वो फाशा ट्रांसवर्सालिस का कंटिन्यूएशन होती है, पोस्टीरियर वॉल होती है फीमोरल शीथ की वो फाशा इलिया का कंटिन्यूएशन होती है, और शीथ जो है ये कंपार्टमेंटलाइज होती है लेटरल इंटरमीडिएट एंड मीडियल कंपार्टमेंट में। लेटरल कंपार्टमेंट से फीमोरल आर्टरी पास होती है, साथ साथ फीमोरल ब्रांच ऑफ जेनाइटो फीमोरल नर्व भी लेटरल कंपार्टमेंट से पास होती है, मिडिल या इंटरमीडिएट कंपार्टमेंट से फीमोरल वेन पास होती है, और जो मीडियल कंपार्टमेंट है उसको कहते हैं फीमोरल कैनाल, और उसमें पाया क्या जाता है लिम्फ नोड ऑफ क्लॉक्वेट और लिम्फ नोड ऑफ रोजनमुलर, जिसको कि डीप इंग्वानल लिम्फ नोड भी कहते हैं। ग्लांस पेनिस और क्लेटोरिस का लिम्फेटिक ड्रेनेज मेनली इसी में ही होता है, हालांकि एक्सटर्नल आइलिक लिम्फ नोड में भी जाता है लिम्फेटिक ड्रेनेज यहाँ से। और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, फीमोरल नर्व is not a content of femoral sheath, it lies outside on the lateral side of femoral sheath। तो आंसर इसमें हो गया लिम्फ नोड। फीमोरल कैनाल पूछा गया था ना, तो फीमोरल कैनाल में पाया जाता है लिम्फ नोड्स, डीप इंग्वानल लिम्फ नोड्स कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3G, secondary ossification center of lower end of femur appears at birth, at 1 year of age, 5 years of age, at 6 months of age। एज वर्ड जो लिखा है इसका मतलब हो गया आफ्टर बर्थ, तो इसलिए बता दें इसमें बहुत अच्छे से तो फ्रेम क्वेश्चन नहीं है ये। सेकेंडरी ऑसिफिकेशन सेंटर जनरली लॉन्ग बोन्स में आफ्टर बर्थ बनता है, एक्सेप्ट, याद कर लो अभी, यानी कि 9th मंथ पे अगर हम फीटस का अल्ट्रासाउंड कराएंगे तो उसमें आपको
दो लॉन्ग बोन्स के सेकेंडरी ऑसिफिकेशन सेंटर मिल जाएंगे, एंड दैट इज द लोअर एंड ऑफ फीमर एंड अपर एंड ऑफ टिबिया, रट लो, जो कि इन दोनों बोन्स के ग्रोइंग एंड्स होते और दोनों ही मिलके नी जॉइंट बनाते, और दोनों ही एंड्स इन दो लॉन्ग बोन्स के बल्कियर एंड्स, और नी जॉइंट इज द लार्जेस्ट जॉइंट इन द ह्यूमन बॉडी। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता रहे हैं। तो इस वजह से याद रखना कि सेकेंडरी ऑसिफिकेशन सेंटर लोअर एंड ऑफ फीमर एंड अपर एंड ऑफ टिबिया में बिफोर बर्थ बन जाते हैं। तो इसमें एट बर्थ आंसर लगा देना, लेकिन ये बहुत अच्छा ऑप्शन नहीं है। इट वुड हैव बीन बेटर इफ दे वुड हैव रिटन बिफोर बर्थ। Question number 3H. The azygous vein drains into right subcostal vein, superior vena cava, brachiocephalic vein, right ascending lumbar vein. देखो ब्रेकियोसेफेलिक वेन आंसर नहीं था, तो इन्होंने राइट और लेफ्ट लिखना भी जरूरी नहीं समझा। So the answer here will be superior vena cava. So remember, azygous vein arches with the root of the right lung and drains into the superior vena cava at the point where this SVC goes into the fibrous pericardium. Remember, SVC is partly within the fibrous pericardium and partly it is outside. Means SVC is partly a content of superior mediastinum and partly a content of middle mediastinum. All the contents of the fibrous pericardium are called the contents of middle mediastinum. ठीक, एसवीसी की लेंथ 7 सेंटीमीटर होती है, और ये जो मैनिब्रोस्टेनल जॉइंट है ना, यहां तक अपर लिमिट ऑफ फाइब्रस पेरिकार्डियम होता है। तो एसवीसी फर्स्ट और सेकंड रिब के पीछे पाई जाएगी, वो हो जाएगा कंटेंट ऑफ सुपीरियर मेडिस्टिनम, और थर्ड रिब के लेवल पे जाके ये राइट एट्रियम में खुलेगी, एंड थर्ड रिब जो है इंफीरियर मेडिस्टिनम का पार्ट। ठीक है, तो आंसर इज सुपीरियर वेना कावा। Question number 3I. Intercostal nerve is a branch of ventral rami of thoracic spinal nerves, dorsal rami of thoracic spinal nerves, brachial plexus, ventral rami of cervical spinal nerves. ये बहुत ही सिंपल इजी बात है यार, इसमें क्या सोचना। वेंट्रल रेमाई ऑफ थोरैसिक नर्व्स विल बी द आंसर। ठीक है, डॉर्सल रेमाई होती है थोरैसिक स्पाइनल नर्व्स की, जो कि सीधे पीछे चली जाती है और पीछे जाके इंट्रिंसिक मसल ऑफ द बैक एंड द क्यूटेनियस एरिया ऑफ द बैक को इनोवेट करती है। क्वेश्चन नंबर 3J, द लास्ट क्वेश्चन। अडक्टर मैग्नस इज सप्लाइड बाय ऑब्टूरेटर नर्व, femoral nerve, obturator and common peroneal nerve, obturator and tibial division of sciatic nerve। तो यहाँ पे जो पूछा गया, इसका मकसद बेसिकली ये बताने के लिए है कि अडक्टर मैग्नस इज अ हाइब्रिड मसल हैविंग अ डुअल इनोवेशन। इट्स ischial origin is a component of the hamstring group, means it's that portion, the ischial portion of this muscle, the vertically running fibers, they are component of the back of thigh. So the ischial fibers or the vertical fibers you can write down, because those vertical fibers they descend down and insert onto the last point, that is adductor tubercle. Means those ischial fibers are inserting onto the lower portion of the linea aspera reaching up to the adductor tubercle. उनकी नर्व सप्लाई होगी tibial component of sciatic nerves, but the part of the adductor magnus arising from the ischiopubic ramus, those fibers will be inserting into the upper portion of the linea aspera. So those will be horizontal or oblique fiber, and the purpose will be adduction. That's why this component of adductor magnus belongs to the medial compartment of the thigh. और हैमस्ट्रिंग का एक्शन क्या होता है, जो ईशियल हेड से आ रहे मसल फाइबर्स, उसका एक्शन होगा एक्सटेंशन ऑफ हिप एंड फ्लेक्शन ऑफ नी। बट फ्लेक्शन ऑफ नी में ये कंट्रीब्यूट नहीं करेगी, बिकॉज इट्स नॉट अ ट्रू हैमस्ट्रिंग, इट इज नॉट रीचिंग इनटू द बोन्स ऑफ द लेग। ऑल्दो ये जो क्राइटेरिया है हैमस्ट्रिंग का, दैट इट शुड इंसर्ट ऑन टू द बोन्स ऑफ द लेग,
वो हम फुलफिल करते हैं बाय कंसिडरिंग द मीडियल लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट और द मीडियल कोलैटरल लिगामेंट ऑफ द नी जॉइंट, ऑल्सो कॉल्ड टिबियल कोलैटरल लिगामेंट। उसका जो सुपरफिशियल फाइबर्स होते हैं अराउंड 10 सेंटीमीटर लॉन्ग होते हैं, ठीक है, एंड सराइन बर्सा के नीचे जाके इंसर्ट होते हैं, उसको मानते हैं दैट इज अ डिवोर्स और अ डिजेनरेटेड पोर्शन ऑफ अडक्टर मैग्नस। तो सेकेंड क्राइटेरिया ऑफ हैमस्ट्रिंग दैट्स अबाउट द इंसर्शन, सो वो फुलफिल हो जाता है कंसिडरिंग द tibial collateral ligament as a detached portion of adductor magnus। बट चूंकि फ्लैशी फाइबर्स ऑफ adductor magnus बोन्स ऑफ द लेग पे नहीं इंसर्ट होते हैं, तो इसलिए एक्शन ऑफ हैमस्ट्रिंग वाला भी क्राइटेरिया adductor magnus पूरी तरह से फुलफिल नहीं करता है, क्योंकि दोनों ही एक्शन होने चाहिए ट्रू हैमस्ट्रिंग के। तो दैट्स वाई रिमेंबर दैट adductor magnus इज अ फॉल्स हैमस्ट्रिंग मसल। तो भाई मीडियल कंपार्टमेंट से जो प्यूबिक फाइबर्स आ रहे हैं उनकी नर्व सप्लाई ऑब्टूरेटर नर्व से होती है, और वो भी स्पेसिफिकली पोस्टीरियर डिवीजन ऑफ ऑब्टूरेटर नर्व सप्लाइज अडक्टर मैग्नस। ठीक है, तो आंसर हियर विल बी डी, ऑब्टूरेटर एंड टिबियल कंपोनेंट ऑफ सियाटिक नर्व। और इसी के साथ ये एग्जाम हो गया, लेकिन होल्ड ऑन, ये चीज़ रह गई भाई, हम सब चीज़ बताते ना, तुम्हें पता ही है। तो ये एग्ज़ाम हुआ था ट्यूसडे 24 मई 2022 को, 50 नंबर क्वेश्चन पेपर था, एंड इट्स डन।